गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.2 में आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि इससे पहले मैंने आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट मीनिंग एंड नेचर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं आप लोगों को वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करूंगा, जो कि इससे पहले आप लोगों को सिद्धांत को समझने के लिए वृद्धि एवं विकास को जानना होगा। फिर आप लोग अच्छी तरह से सिद्धांत के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि एवं विकास के बारे में। आइए हम लोग शुरू करते हैं वृद्धि एवं विकास के बारे में। ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है? व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वह वृद्धि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि जब आप 10 वर्ष के थे तो आपकी लंबाई 4 फुट थी, ठीक है, और जब आप 12 वर्ष के हुए तो आपकी लंबाई 5 फुट हो गई। इस प्रकार हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि शरीर में लंबाई और चौड़ाई को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। शरीर में जो वृद्धि होती है वह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पर आधारित होती है। कोशिका विभाजन आधारित होती है। कोशिका विभाजन और विघटन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है, और वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए मात्रात्मक भी कहते हैं। और वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि को हम माप भी सकते हैं और वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, इसलिए जो है वृद्धि को हम कह सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि जो है एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। ठीक है, विकास को देखते हैं हम लोग। विकास, डेवलपमेंट। विकास का तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती है, और विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारी मांसपेशियों में वृद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे बोन्स में जो वृद्धि होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। विकास से हमारा तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विकास, वृद्धि जो है एक निश्चित समय सीमा तक होती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसको और स्पष्ट करने के लिए इसके मध्य, वृद्धि और विकास के मध्य जो अंतर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वृद्धि एवं विकास के अंतर को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि एवं विकास को अवधारणात्मक रूप से देखा जाए
तो इन दोनों में अंतर होता है और इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वृद्धि, विकास। वृद्धि में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि में कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। नेक्स्ट है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बच्चे के परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बच्चे के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है। विकास में हम लोग देखते हैं तो बच्चे में विकास के लिए भी वृद्धि की आवश्यक नहीं है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि संख्यात्मक है और विकास संख्यात्मक और गुणात्मक है। जैसे कि वृद्धि में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत निकल आते हैं। ठीक है। जब दांत निकलते हैं तो क्या है, वो संख्या को इंगित कर रहा है। लेकिन जब वही दांत मजबूत हो जाते हैं तो वो क्या होता है, विकास की स्थिति में उसके गुण को दर्शाता है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है और विकास संख्यात्मक या गुणात्मक होता है। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में अच्छी तरह से। अब हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं जिन्हें विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान का सिद्धांत। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी जाति में विकास की प्रक्रिया की गति समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी प्राणी की जो विकास होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है। पूरे विश्व में मनुष्य का विकास एक समान अवस्था से प्रभावित है। उनके विकास में किसी प्रकार का उत्तर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। बच्चों का विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए
एक छोटा बच्चा पहले छोटे छोटे शब्द बोलता है और सीखता है, जैसे माँ, बाबा, पापा आदि। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे शब्दों के समूह और फिर वाक्य बोलने लगता है। इस प्रकार भाषा का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिर से पांव की ओर वृद्धि विकास का सिद्धांत। मनुष्य की विकास प्रक्रिया सिर से पांव की ओर चलती है। प्राणियों में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है, इसके बाद अन्य अंगों तथा अंत में पैरों का विकास होता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु अपने सिर को इधर उधर घुमाता है और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को स्थिर करने लगता है, इसके बाद वह बैठने लगता है और सबसे अंत में चलना सीखता है। यह सिद्धांत शारीरिक प्रक्रिया के विकास पर आधारित होता है। ठीक है, पहले मनुष्य का विकास जो होता है वो सिर से पांव की तरफ होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले वो चलता है फिर वो बैठने लगता है, ऐसा नहीं। पहले वो उसकी जो विकास होती है, एक विकास जो है एक क्रमिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समीप से दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास का केंद्र बिंदु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु या स्नायु तंत्र से होता है तथा इसके बाद स्नायु के पास वाले अंगों का विकास होता है, जैसे छाती, हृदय आदि। सबसे अंत में दूरस्थ अंगों का विकास होता है, जैसे हाथ व पैर की अंगुलियां। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बच्चा वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बच्चे के समरूप नहीं होता है। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बच्चा अत्यंत मेधावी, कोई बच्चा सामान्य तथा कोई बच्चा पिछड़ा या मंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में
औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बच्चे संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने पिछड़े रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बच्चे संपूर्ण अंग की ओर फिर अंग के भागों को चलना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष क्रियाओं का चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बच्चा अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बच्चे की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण कारकों को प्रभावित करती है। इसके अनुसार बच्चा सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बच्चों की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकास सभी के लिए समान है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सतत होता है। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है। विकास में सहसंबंध होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को आज ऑनलाइन क्लास में विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया
और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका उत्तर आप लोग जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिखकर सेंड करिएगा। जो कि पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। जो कि इसमें पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, तीसरा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर आप लोग लिखकर ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।